Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on MCQ type questions. इसके पहले भी हमने कई सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ देख ली है। आज हम बात करेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। BRF, इसे हम बिजनेस लॉ कह सकते हैं, मर्केंटाइल लॉ कह सकते हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से भी ये सब्जेक्ट जाना जाता है, BRF के नाम से भी जाना जाता है, लॉ एंड टैक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को यानी कि इन बिजनेस लॉ के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैंने इन MCQ सीरीज़ में लाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आपको आपकी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। फ्रेंड्स, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के MCQ के इस सीरीज़ के साथ ही साथ मैंने कई सारी दूसरी सीरीज़ भी बनाई है जो मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दी है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, GST, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ मैंने बनाकर रख दी है। अगर आप उन सारी सीरीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इन सारी सीरीज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी स्टेक होल्डर्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी BRF यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की MCQ सीरीज से, और ये है हमारी फर्स्ट सीरीज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एन ऑफर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B, 2D, 2A, 2E। ऑफर की जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2B। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Next question, when two persons make identical offer to each other without having knowledge of each other offer are known as general offer, specific offer, counter offer, cross offer। जब दो पर्सन एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देते हैं और दोनों को भी एक दूसरे को पता नहीं होता है कि ये वाली चीज़ हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। Next question, an agreement enforceable by law is a promise, contract, obligation, lawful promise। अब जो लॉ ने एनफोर्स किया गया एग्रीमेंट है या फिर जो एग्रीमेंट है जो एनफोर्स्ड हुआ है लॉ के तहत, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो एग्रीमेंट अगर लॉ ने एनफोर्स कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। सो ऑप्शन B, कॉन्ट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज valid but not enforceable, enforceable at the option of both the parties, enforceable at the option of one party, not enforceable in a court of law। अब void एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट में आपके एग्रीमेंट को लॉ के तहत यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसके तहत कोई भी परमिशन नहीं मिलती है कि ये लीगल है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज thereon but not at the option of the other or others is valid contract, void contract, voidable contract, illegal contract। अब एक एग्रीमेंट है जो लॉ के तहत एनफोर्स किया गया है और उसके पीछे एक कंडीशन ऐसे थी कि एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ जो है उसमें आएंगी, लेकिन ऑप्शन जो है वो एक या अदर पार्टीज़ के साथ रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट में जब भी हम बात करते हैं तो दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है और वो दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऑप्शन है यहाँ पर और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन ही की नहीं गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of illegal agreement the collateral agreements are valid, void, voidable,
नन ऑफ दीज। इलीगल एग्रीमेंट अगर होगा तो उसमें जो कोलैटरल एग्रीमेंट होता है वो कैसा होगा? जैसे कि हमें पता है कि इलीगल अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें बनने वाला जो कुछ भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब है दोस्तों कि जिसे परमिट नहीं करता है लॉ। वॉइड का मतलब होता है कि जो गलत है, तो उसे हम वॉइड कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। सो ये जो इलीगल एग्रीमेंट है उसमें अगर कोलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द कंसेंट ऑफ पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, इलीगल। अब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होती है। अब ये जो किसी भी पार्टी की कंसेंट हम ले रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कंसेंट हमने मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत ली है, यानी कि हमने सारी बातें क्लियर नहीं की है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो होने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो फिर से पार्टीज जो है उनकी कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है हमारी कॉन्ट्रैक्ट में। किसी भी तरह का फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ पर होगा तो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। So option A, voidable is the correct answer. Next question, an agreement, the object or consideration of which is unlawful is void, valid, voidable, contingent. अब एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का या फिर जो कंसिडरेशन हमने फिक्स किया था, वो जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। मान लो कि हमने कुछ एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट करने के बाद हमें जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो कंसिडरेशन जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से गलत है, इलीगल है, तो हमें उसे वॉइड करना पड़ेगा, उसे हमें डिबार्ड कर देना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, must be communicated to the person to whom it is made, have certain and unambiguous terms, contains a term the non-compliance of which would amount to acceptance। अब एक जो ऑफर है वो वैलिड होनी चाहिए, वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? जो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब जब भी हम ऑफ़र देते हैं तो वो वैलिड कब मानी जाती है? जब अगर उसमें लीगल रिलेशंस अगर हम क्रिएट करते हैं और इंटेंट हमारा, यानी कि हमारा इंटेंशन होता है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का, तो वो जो ऑफ़र है वो वैलिड ऑफ़र है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑफ़र दे रहे हैं तो वो ऑफ़र उस पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, उस पर्सन तक कम्युनिकेट होनी चाहिए जिसके साथ हम ये काम कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगियस टर्म्स, उसमें जो ऑफ़र है उसमें कुछ टर्म्स होनी चाहिए, कुछ अनएम्बिगियस टर्म्स भी होनी चाहिए, तो ये वाली जो चीज़ है वो भी करेक्ट है। लेकिन कंटेंस अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये वाली जो चीज़ है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। Which of the following is not covered by public policy? Trading with an enemy, trafficking in public offices, marriage brokerage contract, contract to do impossible acts। अब एक एग्रीमेंट तब वॉइड होता है जब वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज जाता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो पब्लिक पॉलिसी में कवर नहीं की गई है? तो वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a voidable contract, one which can be enforced at the option of aggrieved party, can be enforced at the option of both the parties, cannot be enforced in a court of law, courts prohibit। अब voidable contract क्या होता है? तो voidable contract ऐसा contract होता है जो कि enforced किया जाता है at the option of aggrieved party में। So option A is the correct answer. Next, consideration must move at the desire of promisor, promisee, any other person, none of these। अब जो कंसिडरेशन होता है वो मूव होना चाहिए डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर के, जो प्रोमिसर है उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली उसे मूव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ दिस।
अब जो एग्रीमेंट अनसर्टेन है उसे हम क्या कहेंगे, वो कैसा एग्रीमेंट होगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट जब भी करते हैं हम तो एग्रीमेंट में कुछ सर्टेन टर्म्स होने चाहिए, अगर सर्टेन टर्म्स है उसमें तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज उसे वॉइड कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश एग्रीमेंट इज वन विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, इलीगल। अब वो कौन सा एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्स किया जाता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी के ऑप्शन पर अगर वो इन्फोर्स किया जा रहा है तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी की कंसेंट जो है वो कंसेंट ज़रूरी होती है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चलता है तो वो वॉइडेबल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, implied contract even if not in writing or express words is perfectly dash if other conditions are satisfied। अब implied contract में जब अगर वो राइटिंग में या फिर ओरली नहीं किया गया है लेकिन उसके अदर कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो गए हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वो वॉइड बनेगा, वैलिड बनेगा, वॉइडेबल बनेगा या इलीगल बनेगा। सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें सारे कंडीशंस जो है अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is false? An acceptance must be communicated, must be absolute and unconditional, must be accepted by a person having authority to accept, may be presumed from silence of offeree। अब एक्सेप्टेंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? अब जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। सो ऑप्शन ए इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए एक्सेप्टेंस, ये भी करेक्ट है। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, जिसके पास अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करने की उसी ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। लेकिन जो ऑप्शन डी है, मे बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी, ऑफरी के साइलेंस को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर उसे प्रिज्यूम कर रहे हैं तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the consent of a party is obtained by fraud, the contract is valid, void, voidable, illegal। अब जब कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी का जो कंसेंट हमने लिया है वो कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है, फ्रॉड करके उसकी कंसेंट हमने ली है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, क्योंकि फ्रॉड से किसी की भी कंसेंट लेना इलीगल माना गया है, अनलॉफुल माना गया है अकॉर्डिंग टू एक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, an offer may lapse by revocation, counter offer, rejection of offer by offeree, all of these। अब ऑफर कब लैप्स हो सकता है, तो ऑफर रिवोकेशन पर भी लैप्स होता है, काउंटर ऑफर पर भी लैप्स होता है, रिजेक्शन बाय ऑफरी के बाद भी लैप्स होता है, तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस। जब भी हम कोई प्रपोजल देते हैं और वो प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो उस प्रपोजल को हम कहते हैं प्रॉमिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय एन ऑफरी, ओनली द एक्सेप्टर बिकम्स बाउंड बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर, ओनली द ऑफरर बिकम्स बाउंड एज हिज टर्म्स आर एक्सेप्टेड, बोथ एक्सेप्टर एंड ऑफरी बिकम्स बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी ऑफ दीज। अब जब भी एक्सेप्टेंस होता है, ऑन एक्सेप्टेंस, तो ऑफर और जो एक्सेप्टेंस ऑफर को मिल रहा है ऑफरी की तरफ से, तो उसमें कौन बाउंड होता है, तो जब भी कोई ऑफर एक्सेप्ट होती है तो उसमें ऑफरर और ऑफरी दोनों पार्टीज जो है वो दोनों पार्टीज बाउंड हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और दोनों पार्टीज जो है वो दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, by a letter dated 10th May 2008, offers to sell his house to B for rupees 10 lakhs. The letter reaches B on 12th May 2008, who posts his acceptance on 13th May 2008, which reaches on 15th May 2008. Here, the communication of offer is complete on 10th May 2008, 12th May 2008,
13 मई 2008, 15 मई 2008। अब मिस्टर ए है जिन्होंने एक लेटर लिखा था 10 मई को और जिसमें उन्होंने ऑफर दी थी कि मुझे मेरा घर सेल आउट करना है बी को 10 लाख रुपीस के लिए। अब जो मिस्टर बी है उसे ये लेटर मिलता है 12 मई को और उसने इस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया है और उसने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो एक्सेप्टेंस दिया था 13 मई 2008 को। और वो जो 13 मई 2008 को एक्सेप्टेंस भेजा गया था वो मिस्टर ए को मिला था 15 मई 2008 को। तो ये जो डेट्स है या फिर इनमें होने वाला जो एक कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में उस ऑफर को कंप्लीट कब समझा जाएगा। जो लेटर मिला था बी को, तो बी को लेटर मिल गया था 12 मई को। सो 12 मई को उस ऑफर को हमने वहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट होता है उसके एक्सेप्टेंस का, लेकिन जब ऑफर की बात आती है तो जब भी वो लेटर सामने वाली पार्टी के पास जाता है या फिर कम्युनिकेशन सामने वाली पार्टी को मिल जाता है तो तब वो ऑफर कंप्लीट हो जाती है। सो 12 मई 2008 को हम लोगों ने ऑफर दे दी थी, जो ऑफर कंप्लीट हो गई थी, रीच हो गई थी। सो ऑप्शन B is the correct option. Next question. When offer is made to a definite person, it is known as general offer, cross offer, counter offer, special offer. जब भी कोई ऑफर की जाती है और डेफिनेट पर्सन के साथ वो ऑफर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो होती है स्पेशल ऑफर, बिकॉज इट इज डन विद द स्पेशल डेफिनेट पर्सन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑफर मीन्स offer remains open for acceptance over a period of time. Offer made to the public in general. When the offeree offers to qualified acceptance of the offer. Offer made to a definite person. Standing offer का मतलब क्या है, स्टैंडिंग ऑफर किसे कहा जाता है, तो जब भी ऑफरी ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर के, उसे कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ordinarily a minors agreement is void ab initio, voidable, valid, unlawful. माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है ऑर्डिनरीली वो जो होता है वो void ab initio होता है, यानी कि वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variations, he is said to have made a standing, open or continuing offer, counter offer, cross offer, special offer. जब भी ऑफरी ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए और ऑफर सब्जेक्ट होती है मॉडिफिकेशंस के लिए और वेरिएशंस के लिए, तो उसे कौन सी ऑफर कहा जाता है, तो वो होती है काउंटर ऑफर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is or are then essential elements of a valid offer? Offerer must have an intention to be bound by his offer. Offer or must be made to a specific person or party and do not public at large. Must be definite. Both A and B. अब इनमें से वैलिड ऑफर होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ऑफरर का जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन बाउंड होना चाहिए उसके ऑफर को लेकर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. उसी के साथ साथ ऑफर जो होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ या स्पेसिफिक पार्टी के साथ होनी चाहिए और वो पब्लिक एट लार्ज के साथ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन डी इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल. जब कंसेंट जो है पार्टीज की हमारी कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्री नहीं है तो उस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्सेप्टेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B, 2D, 2A, 2C. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंडर है, तो वो है 2B के अंडर. सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 2B. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इलीगल. जब भी हम कंसेंट मिलाते हैं और वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती जब वो कंसेंट
कॉज की जाती है कोएशन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, तो वो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो इलीगल है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर एंड पास्ट। अब कौन सी कंसिडरेशन है जो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन नहीं मानी जाती? सो पास्ट कंसिडरेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ को कंसिडरेशन में पार्ट नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल। जब भी कोई कंसेंट जो है पार्टी की वो फ्रॉड के तहत ऑब्टेन की गई है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1962, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1922। अब जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। अब जो थ्रेट होती है सुसाइड करने की तो वो कौन से इसमें आती है, यानी कि उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? तो वो होता है ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, तो वो वहाँ पर अमाउंट होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी अमाउंट्स टू कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। अगर हम कोई रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर दे विदाउट एनी इंटेंशन और दूसरी पार्टी को डिसीव करने के लिए अगर हम वो करते हैं, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं कोई चीज़ को या फिर रॉन्गली रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को दूसरी पार्टी के सामने और दूसरी पार्टी को उस चीज़ के लिए कन्विंस कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statement is true? A threat to commit suicide does not amount to coercion. Undue influence involves use of physical pressure. Ignorance of law is no excuse. Silence always amounts to fraud. अब इनमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि a threat to commit suicide does not amount to coercion. अब सुसाइड करने की जो एक धमकी देते हैं हम, वो कोएर्शन का पार्ट नहीं हो सकती। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो इन्वॉल्व होता है उसमें फिजिकल प्रेशर का, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, तो ये जो है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि अगर लॉ का इग्नोरेंस आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। एंड साइलेंस ऑलवेज अमाउंट्स टू फ्रॉड जो है ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा ही साइलेंस फ्रॉड को मोटिवेट नहीं करता या फिर फ्रॉड होता नहीं है अगर साइलेंस होता है तो ये भी ऑप्शन फॉल्स है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ ₹3 lakh टू बी फॉर ₹25,000 ओनली एंड एज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन। Here the agreement is void, valid, voidable, unlawful. अब मिस्टर ए जो है वो एग्री कर रहे हैं उनकी कार सेल करने के लिए जो कि वर्थ थी 3 लाख रुपीज़ की, यानी कि उनकी कार की जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपीज़, और वो एग्री हो जाता है मिस्टर बी को वो कार सेल करने के लिए ₹25,000 में, यानी कि 3 लाख रुपए की जो कार है वो सिर्फ 25,000 रुपये में बेची जा रही है। और जो मिस्टर ए का कंसेंट लिया गया है वो कंसेंट कोएर्शन के थ्रू लिया गया है, तो ये जो एग्रीमेंट बन रहा है वो एग्रीमेंट कैसे होगा? तो कोएर्शन की वजह से लिया गया जो कंसेंट है वो कंसेंट वॉइडेबल होता है, सो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल गुड्स बाय ऑक्शन इज जनरल ऑफर टू सेल गुड्स, एन इम्प्लाइड ऑफर टू सेल गुड्स, a mere statement of intention to sell goods, none of these। अब एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि गुड्स ऑप्शन में सेल किए जाएंगे, यानी कि गुड्स जो है वो ऑक्शन में सेल किए जाएंगे, तो ये क्या होता है?
तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल गुड्स, क्योंकि हम अवेयर कर रहे हैं कि ये जो गुड्स है वो ऑक्शन में निकाले जाएंगे और वो सेल कर दिए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट होता है इंटेंशन का कि हमें गुड्स सोल्ड करने हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? अ लुनेटिक, अ मेजर पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन, माइनर। इनमें से कौन सी पार्टी है जो कि डिस्क्वालिफाइड नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? तो ल्यूनेटिक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता और माइनर पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। लेकिन जो मेजर पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। सो मेजर पर्सन इज द क्वालिफाइड पर्सन एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an agreement is restraint of marriage is valid in the case of following persons: minors, educated minor, married, none of these। अब जो एग्रीमेंट है जिनमें रिस्ट्रेनमेंट ऑफ मैरिज है वो वैलिड है कौन सी केस में? तो वो वैलिड होता है माइनर्स की केस में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर ए एग्रीज टू पे ₹5,000 टू बी if it rains and B promised to pay ₹5,000 to A if it does not rain. This agreement is example of quasi contract, contingent contract, wagering contract, voidable। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक प्रॉमिस दिया जा रहा है। मिस्टर ए एग्री कर रहा है कि वो पे करेगा ₹5,000 अगर बारिश होगी तो, और मिस्टर बी एग्री कर रहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो मैं ₹5,000 देने को तैयार हूँ। यानी कि यहाँ पर एक बेट लग रही है कि अगर बारिश हो जाएगी तो मैं 5,000 दूंगा, अगर बारिश नहीं होगी तो तू 5,000 देगा। तो ये एक बेट हो रहा है और बेट के इसमें एक प्रॉमिस हो रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट है इस ए एग्रीमेंट किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो ये है वेजरिंग एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, here we have completed our first series of business regulatory framework in which we have completed 40 MCQ type questions along with their answers. फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी सीरीज़ के साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल पर जाकर सारी सीरीज़ को पढ़िए। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे BRF यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सेकेंड सीरीज़ में। तब तक के लिए इस सीरीज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को देते रहिए। फिर से मिलेंगे सेकेंड सीरीज़ में। थैंक यू।